सिर्फ 23 साल की एज में इन्होंने द ओबरॉय ट्राइडेंट मुंबई और ताज स्काईलाइन अहमदाबाद जैसी टॉप हॉस्पिटैलिटी के साथ काम किया हुआ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो परम जी, आपको ये रियलाइजेशन कब हुआ कि फूड एक क्विजिन नहीं, एक आर्ट है आपके लिए? खाना बनाना इज़ लाइक सर्विंग टू गॉड्स। कि आप खाना बना रहे हो तो आप किसी चीज़ का क्रिएशन कर रहे हो, लाइक अ मदर गिव्स अ बर्थ टू अ बेबी। सो खाना बनाना इज़ लाइक गिविंग बर्थ टू फूड, गिविंग बर्थ टू द फ्लेवर्स। सो दैट वे खाना मेरे लिए एक आर्ट नहीं, इट्स मोर देन आर्ट, इट्स समथिंग लाइक मैजिक और गॉडली फॉर मी। सो परम जी, आपने बताया कि आपने ओबरॉय, ताज जैसी टॉप हॉस्पिटैलिटीज़ में आपने काम किया है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी कैसी रही आपकी? आपके लिए फूड इनोवेशन का मतलब? आई हैव बीन इन मुंबई, बट जो मज़ा अहमदाबाद में है वो आपको कहीं और नहीं आएगा। कि एक होमली फीलिंग, क्योंकि यहीं पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, तो एक होमली फीलिंग रहती है। प्लस द सिटी इज़ एवर ग्रोइंग। लास्ट अगर आप 10 ईयर्स पकड़ लो, 10 ईयर्स से लेकर अभी तक सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट, एंड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इट विल चेंज अ लॉट एज वेल। बीइंग अ शेफ डज नॉट इंक्लूड कि आप बस खाना बनाओगे और गेस्ट को प्रेजेंट करोगे। बीइंग अ शेफ इंक्लूड्स उसका फूड कॉस्ट आप निकालोगे, आप वेंडर मैनेजमेंट करोगे, आप क्लीनलीनेस मेंटेन हो रही है नहीं वो आप एक चेक रखोगे उसके ऊपर, आपका स्टाफ आपके बातों से लीड हो रहा है कि नहीं, यू आर लाइक अ लीडर टू देम। सो सर, आपकी थ्रू आउट जर्नी में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा था? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिजिटल संदीप शो। आज के हमारे गेस्ट हैं एक यंग एंटरप्रेनर जो अहमदाबाद के फूड सीन्स को पूरा चेंज करने निकले हैं। सिर्फ 23 साल की एज में इन्होंने द ओबरॉय ट्राइडेंट मुंबई और ताज स्काईलाइन अहमदाबाद जैसी टॉप हॉस्पिटैलिटी के साथ काम किया हुआ है। इनका नाम है मिस्टर परम व्यास। सो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड टुडे एट द डिजिटल संदीप शो आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि आप लोगों ने मुझे एक छोटे एंटरप्रेन्योर को एक मौका दिया कि अपनी बात मैं रख सकूं, अपनी स्टोरी, अपनी स्नैकशाला की जर्नी लोगों के तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो परम जी, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आए कैसे? श्योर। सो हॉस्पिटैलिटी में जितने भी लोग अभी आते हैं वो सारे एक थॉट के साथ आते हैं कि मुझे शेफ़ बनना है। कोई ये नहीं सोचता कि मुझे हाउसकीपिंग करना है, मुझे फ्रंट ऑफिस करना है। एवरीवन कम्स इन विद द थॉट ऑफ बीइंग अ शेफ़। सो जब मैं अराउंड 10-12 इयर्स का था, माय फर्स्ट लव फॉर फूड स्टार्टेड इन माय हाउस किचन इटसेल्फ। जब मेरे लिए कि फूड एक कोई आर्ट या कोई और चीज़ नहीं है, मेरे लिए फूड इज़ लाइक मैजिक। कि मैं बैठ के देखता था कि जब ऑयल में मसाले डालते हैं तो ऑयल कलर चेंज कर देता है। उसमें पापड़, पेपर जैसा पापड़ डालो, वो फूल जाता है। सो दैट वाज़ लाइक मैजिक टू मी। सो वहाँ से मुझे धीरे-धीरे इंटरेस्ट आया। मैंने और रिसर्च की इसके बारे में कि हाउ टू गेट इंटू इट एंड हाउ टू डू a career in hospitality and a career in being a chef. So I went behind that, and after that, around after 10th I thought कि मैं IIHM से ही अपना होटल मैनेजमेंट करूँगा। वहाँ से मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया, एंड इट गिव मी अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। इट्स नॉट कि आप 100% श्योर नहीं हो कि आप शेफ़ ही बनोगे। वहाँ जाके आप 3 साल जब कोर्स करो तो आप फ्रंट ऑफिस में भी अच्छे हो सकते हो, आप बेवरेज इंडस्ट्री में भी अच्छे हो सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट बेसिक थॉट स्टार्ट्स एट होम। कि एक छोटा-सा एक बस रैंडम थॉट था कि यार ये कैसे हो रहा है? ऑयल कलर चेंज कैसे कर रहा है? खाना ऐसे कुछ भी डाल के अंदर कैसे फ्लेवर आ जा रहा है? सो दैट वाज़ अ बेसिक थॉट। उससे मैं अट्रैक्ट हुआ ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी की तरफ। सो परम जी, आपको ये रियलाइजेशन कब हुआ कि फूड एक क्विजिन नहीं, एक आर्ट है आपके लिए? सो फूड मेरे लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि एक आर्ट भी मैं नहीं कहूँगा, मैं अभी भी उसको एक मैजिक ही गिनता हूँ। कि जब आप कुछ भी खाना पकाते हैं, द फॉर्म दैट इट कम्स इन, कि प्रॉपर रॉ मटेरियल होता है, वो फ्लावर होता है, पाउडर होता है, या कोई आपका चीज़ हो गया तो दैट वाज़ मिल्क बिफोर। सो इन सब में साइंस ऐड करके, बायोलॉजी ऐड करके जो फूड क्रिएट होता है, दैट इज़ प्योरली मैजिक फॉर मी। एंड मेरे एक शेफ़ थे, उन्होंने कहा था मुझे कि खाना बनाना इज़ लाइक सर्विंग टू गॉड्स। कि आप खाना बना रहे हो तो आप किसी चीज़ का क्रिएशन कर रहे हो, लाइक अ मदर गिव्स अ बर्थ टू अ बेबी। सो खाना बनाना इज़ लाइक गिविंग बर्थ टू फूड, गिविंग बर्थ टू द फ्लेवर्स। सो दैट वे खाना मेरे लिए एक आर्ट नहीं, इट्स मोर देन आर्ट, इट्स समथिंग लाइक मैजिक और गॉडली फॉर मी। परम जी, आपको आईआईएचएम
यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन और इग्नू की इन डिग्रीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा सीखने क्या मिला आपको? मैंने जब पहले आईएचएम में एडमिशन लेने का पहले प्रोसेस स्टार्ट की थी, दैट वाज़ अ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन और आईआईएचएम इन दोनों की डिग्रीज़ मिलती है। आफ्टर दैट आई वाज़ गिवन एन ऑप्शन टू एनरोल फॉर इग्नू एग्ज़ाम्स एज़ वेल। ये 3 डिग्री 3 साल में आपको मिल सकती है। करिकुलम ऑलमोस्ट सेम रहता है तीनों का, बट ये जो तीनों चीज़ है ये आपको एक लोकल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तीनों चीज़ का एक एक्सपोज़र देती है। एंड मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिला वो था डिसिप्लिन और वो था एक्सपोज़र जो मुझे मिला है। और बिकॉज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन का ये इंडियन प्रोग्राम था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिला। वहाँ के लेक्चरर्स से, वहाँ के प्रोफ़ेसर से हमें सीखने मिला बहुत चीज़ें। वहाँ के बड़े-बड़े लग्ज़री ब्रांड्स थे, वहाँ के लग्ज़री होटल्स है जो भी, उन सब के मैनेजर से हमें सीखने मिला कुछ ना कुछ। तो वो जो एक डिसिप्लिन जो हॉस्पिटैलिटी में इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, वो हमें बहुत अच्छे से सीखने मिला कि हम इंटरनेशनल भी ग्रोथ कर सकते हैं, नेशनल भी कर सकते हैं। सो डिसिप्लिन इज़ द बेसिक थिंग। बाकी जो आप कह सकते हैं कि नॉलेज तो आपको सारी होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस या कोई भी इंस्टीट्यूट दे सकता है। बट जो एक डिसिप्लिन सीखने की चीज़ है, वो मुझे एक अलग लगी कि वो मैं आईआईएचएम से और यूडब्ल्यूएल इग्नू से सीख पाया। सो परम जी, आपने बताया कि आपने ओबरॉय, ताज जैसी टॉप हॉस्पिटैलिटीज़ में आपने काम किया है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? श्योर। होटल्स जो गेस्ट पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। एंड जो एक एम्प्लॉयी पर्सपेक्टिव से एक एम्प्लॉयी या होटेलियर देखता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मैं कहूँगा कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं हमारे, जैसे आईटीसी हो गई, ओबरॉयज़ हो गई, ताज हो गई, दीज़ आर वेरी कनेक्टेड टू द रूट्स। कि यहाँ पर आपको जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी देखने मिलेगी, इट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी जैसा कहीं और कोई हॉस्पिटैलिटी या आपको लव एंड केयर नहीं मिल पाएगा होटल्स में। इंडियन ब्रांड्स के साथ काम करके मुझे ये पता चला कि कोई भी कस्टमर हो, पहले ऐसा लगता था कि हाँ भाई, इंडियन कस्टमर को ये पसंद है कि टर्बन है या आरती टिक्का हो रहा है उनका। बट जो इंटरनेशनल क्लाइंटल है हमारा, जो बिज़नेस क्लाइंटल है, उनको भी ये चीज़ें पसंद है, उनको ये पर्सनल टच अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ देम व्हेन आई मेट देम दे से कि पूरे वर्ल्ड के कोई भी होटल्स में रह लो, आप पेरिस के होटल्स में, यूरोप के होटल्स में कहीं पर भी रह लो, बट ये होमली फीलिंग आपको इंडिया में ही मिल पाएगी। एक वहाँ पर सीखने मिला कि कस्टमर के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। प्लस जो एक हमारा रहता है कंप्लेंट रिड्रेसल रहता है। अगर कोई गेस्ट ने कुछ कंप्लेन की, बाहर के होटल्स में देयर इज़ अ स्पेसिफिक एसओपी कि ठीक है, ये कंप्लेन हुई है, ये डिस्काउंट होगा, ये फ्री होगा, वैसे सब। बट इंडियन हॉस्पिटैलिटी टीचेस यू कि पुट योरसेल्फ इन द कस्टमर शूज़। इफ यू आर आई एम एट द डेस्क एंड यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, आई थिंक अबाउट मी एज़ यू कि मेरे साथ अगर मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, अगर मैं 20,000 का रूम ले रहा हूँ, अगर मैं 15,000 फूड पे खर्च कर रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे क्या फ़ील होता? को गेस्ट कंप्लेन सही भी कर सकता है, बुरी भी कर सकता है। बट आपको एक एक्सपीरियंस वहाँ पर मिलता है कि हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंडसेट्स। कि वहाँ पर बहुत जॉली गेस्ट भी आएँगे, वहाँ पर बहुत अकड़ू गेस्ट भी आएँगे आई वुड से। एक वहाँ पर जो अ कस्टमर और लोग समझने की चीज़ हमें जो सीखने मिलती है, वहाँ पर आपको हर दूसरे मिनट पे एक नया माइंडसेट मिलेगा, कि आप जब तक लोकल एरिया में है या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ है, दिल बी ऑफ स्पेसिफिक माइंडसेट। बट होटल्स में यू विल फाइंड अ स्ट्रेंजर एवरी नाउ एंड देन। तो वो एक है कि आपको कस्टमर के माइंडसेट्स, नेटवर्किंग और जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हॉस्पिटैलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कि आपको ग्रूम्ड रहना है प्रॉपर्ली, आपको प्रॉपर टाइमिंग्स पे रिपोर्ट करना है, आपको जो चीज़ जैसे होती है कि ग्लास ऐसे ही होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, ये उल्टा भी नहीं पड़ा होना चाहिए। दीज़ आर स्मॉल थिंग्स जो एक पर्सनैलिटी चेंज करता है आपका। दैट इज़ द बेसिक थिंग जो मुझे इंडियन होटल्स ने सिखाया। सो परम जी, हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट से लेके एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी कैसी रही आपकी? मेरा फर्स्ट जॉब जो था दैट वाज़ एट ओबरॉय ट्राइडेंट मुंबई। एंड वहाँ पर आई वाज़ फॉर लाइक 6 मंथ्स। एंड आफ्टर दैट आई केम बैक टू अहमदाबाद। एंड अहमदाबाद में आई वर्क्ड विद ताज स्काईलाइन फॉर 2 इयर्स। एंड मैं कहूँगा कि जब खुद के लिए इतना काम करो और जब होटल्स के लिए इतना काम करो, तो एक छोटा-सा फ़र्क नज़र आता है। एंड मुझे पहले से जब से मैंने हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट सब जॉइन किया था, तब से माय गोल वाज़ नॉट टू बिकम अ मैनेजर और जनरल मैनेजर और समथिंग लाइक दैट। मेरा गोल था कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, मैं
अहमदाबाद के लिए स्पेसिफिकली कुछ कुछ करूँ, बिकॉज़ आई हैव बीन इन मुंबई, बट जो मज़ा अहमदाबाद में है, वो आपको कहीं और नहीं आएगा। कि एक होमली फीलिंग, क्योंकि यहीं पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, तो एक होमली फीलिंग रहती है। प्लस द सिटी इज़ एवर ग्रोइंग। लास्ट अगर आप 10 इयर्स पकड़ लो, 10 इयर्स से लेकर अभी तक सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट, एंड इन द नेक्स्ट 5 इयर्स इट विल चेंज अ लॉट एज़ वेल। सो मेरा मानना है कि जब एक आप ग्रोइंग सिटी में आप काम करते हो, मैं खोलने के लिए एक कैफ़े मुंबई में भी ओपन कर सकते हैं, बट द कॉम्पिटिशन इज़ स्टैग्नेंट देयर। वहाँ पर जो मार्केट है वो प्री ऑक्यूपाइड है प्रॉपर्ली, तो वहाँ पर नाम करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रीट स्टाइल स्टॉल। जबकि अहमदाबाद मार्केट ऐसा है कि आपको धीरे-धीरे सिटी के साथ ग्रो करने का मौका मिलेगा। एंड मैं ये कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर बनना, हॉस्पिटैलिटी जब जॉइन किया था तब से हमें सिखाया जाता है कि आप ऐसे होटल्स ओपन कर सकते हो, ऐसे बिज़नेसेस ओपन कर सकते हो। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ फंडिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैनपावर, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, आई वुड से कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड होके जब 23-24 ईयर की एज में आप जब आपका फिक्स सैलरी आ रहा है कि 20-25 हज़ार हर महीने के एंड पे आपको मिल जा रहा है, और वहाँ से लेकर सीधा किसी दिन बिज़नेस में कुछ भी सेल नहीं हो रहा है, या किसी दिन बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो रही है। सो दैट टेक्स अ लिटिल करेज कि इट्स टोटली आई वुड से कि पॉसिबिलिटीज़ इसमें बहुत सारी है। आपका चलेगा भी, नहीं भी चलेगा। सो एक एम्प्लॉयड इंसान से लेकर एक होटेलियर से बनकर एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी, इट्स अ लिटिल टफ कि आपका शेड्यूल डिसिप्लिन सब सेम रहता है। बट आपके हाथ में सीधा आप एक जगह पर अगर एग्जीक्यूटिव या टीम लीडर हो, वहाँ से सीधा आप नई जगह के ओनर बन जा रहे हो, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि यार मैनेजर मेरे को जो भरता था वो सही भरता था, कि नहीं यार ये काम तो ऐसे ही होना चाहिए। सो इट टेक्स अ लिटिल स्ट्रेंथ कि आप कुछ ओपन करो या खुद से कुछ एंटरप्रेन्योर बनो। बट एट द सेम सेम टाइम आई वुड से कि जो एम्प्लॉयड है लोग, जो खुद का कुछ करना चाह रहे हैं बट दे डोंट हैव एनी फंडिंग, दे वांट टू स्टार्ट स्मॉल। आई वुड से नो टू देम राइट नाउ कि एक या तो कोई इन्वेस्टर पकड़े या फंडिंग पकड़े, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करें, क्योंकि इट टेक्स ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट दैट यू फोरकास्ट। सो इट्स अ लिटिल टफ जर्नी, बट विल डू समथिंग। स्नैक्सशाला का नाम कैसे डिसाइड हुआ? राइट, सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने किया है। सो स्नैक्सशाला वाज़ लाइक, मैंने बस जॉब छोड़ी थी तत्कालीन से, और मेरे पास कोई और थॉट नहीं था कि मैंने सोच रखा था कि मैं फ्यूचर में जाके आगे बिज़नेस करूँगा। बट ये नहीं सोचा था कि यार इसी साल में मुझे स्टार्ट करना है कुछ। बट बाय गॉड्स ग्रेस आई गेस मुझे फंडिंग मिला, मैं आगे काम कर पाया। तो आई वाज़ लुकिंग फॉर अ नेम, एंड मैंने ये देखा कि स्टोरी टेलिंग इज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट राइट नाउ, कि आप डिजिटल मार्केटिंग पकड़ लीजिए या आप कोई भी बिज़नेस पकड़ लीजिए, जब तक आपके पास वो एक स्टोरी नहीं है कि लोग कनेक्ट कर पाएँ उससे, तब तक वो बिज़नेस लोगों तक पहुँचेगा नहीं। नॉर्मल सैंडविच हाउस करके भी ओपन कर दिया, देयर वोंट बी एनी स्टोरी कि हाँ भाई ये बंगलो में सैंडविच बेचता है, यही हो जाएगा। स्नैक्सशाला कम्स कि मैं अपने कॉलेज से, मैं अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा अटैच था। जब अ, जॉब्स की बारी आई, तब भी हम सारे फ्रेंड्स यही बात करते थे। वी ऑलवेज़ लुक बैक कि भाई मज़े थे वहाँ, कि लाइफ़ तो तभी थी हमारी। सो आई वुड से कि स्नैक्सशाला मेरे लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इट्स अ फूड बेस, जहाँ पर मैं रोज़ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ कुछ ना कुछ। इट्स नॉट लाइक मुझे यहाँ से पैसा कमाना है। मैं यहाँ पर रोज़ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। सेम वे यहाँ पर लर्निंग भी चालू है। यहाँ पर मैं भी खुद लर्न कर रहा हूँ, मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ कि एट दिस एज देयर आर मेनी बिग रेस्टोरेंटियर्स, देयर आर मेनी बिग कैफ़े ओनर्स इन अहमदाबाद, जो सालों से ये काम कर रहे हैं। बट आई वुड से कि स्नैक्सशाला इज़ बिकॉज़ कि यहाँ पर मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे साथ आने वाले कस्टमर भी सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, और प्लस अहमदाबाद का मार्केट मैंने देखा है कि अहमदाबाद में बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल हो गया था कि चीज़, मेयोनीज़, देयर आर पीपल हू आर चेंजिंग दैट, बट वो फिर इतना हाई रेट्स पे बेचते हैं कि नॉट एवरीवन इन अहमदाबाद कैन एन्जॉय दैट, नॉट एवरीवन इन अहमदाबाद कैन गेट दैट। सो आई थॉट कि एक लो प्राइस्ड बेस रख के हम लोग ऑथेंटिक फूड सर्व कर सकते हैं। वी कैन गिव नॉलेज टू पीपल, जैसे हमारे यहाँ स्पेशलिटी कॉफ़ीज़ है। सो देयर आर
80% of the customers that I have met till now, they don't know what are specialty coffees. They don't know about espresso or cappuccino or lattes or anything. So every time they come in, I give them 2 facts about coffee, or else I make them taste a new coffee or a new flavor that I tried. So that way people are learning, people are starting to know about more about coffees, as well as लोगों को जिनको फूड के बारे में इंटरेस्ट है, वो और आ रहे हैं कि यहाँ पर जाके वी कैन ट्राई एज़ वेल समथिंग न्यू, एज़ वेल एज़ ओनर जो है वो भी कुछ हमें नए इनसाइट्स देगा कि मार्केट में ऐसा चल रहा है, ये हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं। सो स्नैकशाला इज़ बेसिकली मी गोइंग बैक टू माय कॉलेज डेज़, मी गोइंग बैक टू माय स्कूल डेज़, जहाँ बैठ के बस ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, खाना बनता है, खाना खाते हैं, घर जाते हैं। आपके लिए फूड इनोवेशन का मतलब क्या है? सो फॉर मी फूड इनोवेशन इज़ लाइक नए फ्लेवर्स ट्राई करते रहना। जैसे अभी हम पास्ताज़ पकड़ लेते हैं कि पास्ता अहमदाबाद में जो मिल रहा है, वो बहुत ही, अगर हम लोग स्ट्रीट स्टाइल पास्ता या कुछ टेस्ट करेंगे, रेड सॉस पास्ता हम लोग ऑर्डर करेंगे, दैट विल बी वेरी स्पाइसी। अगर हम लोग व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर करेंगे, भर के चीज़ और मेयोनीज़ डाला है उसमें। जबकि ओरिजिनल पास्ता आर नॉट लाइक दैट। उसमें देयर इज़ अ बेस ऑफ टोमेटो और देयर इज़ अ बेस ऑफ रू। रू इज़ बेसिकली वो बटर एंड फ्लावर टुगेदर। सो एक नमकीन पास्ता होता है, या एक एकदम बेसिक सॉस रहता है, या एकदम पेस्टो सॉस होता है जिसमें पाइन नट्स और सब ऐड करते हैं। सो फ्लेवर्स आर नॉट दैट किकी जो हम लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। सो मेरा फूड इनोवेशन, मैं यही कहूँगा कि नए फ्लेवर्स ट्राई करते रहना। जैसे अमेरिकानोज़ है हमारी, तो मैंने एक अभी सीरीज़ स्टार्ट की है, अमेरिकानो सीरीज़, वेयरइन वी ऐड डिफरेंट सिरप्स और डिफरेंट जूसेस टू अमेरिकानोज़, और उसको विजुअली अपीलिंग बनाते हैं, व्हिच अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स एज़ वेल, एंड उसको फ्लेवरफुल बनाने का ट्राई कि अहमदाबाद में, अगर हम लोग गुजरात का बायोग्राफी देखें, तो सालों से लोग स्वीट बहुत खाते हुए आए, बिकॉज़ गुजरात वाज़ एरिड स्टेट। तो यहाँ पर लोगों को एनर्जी के लिए जैगरी या शुगर या वो इंटेक ज़्यादा था। इसलिए आप देखेंगे दाल में या सब्ज़ी में, सब चीज़ में चीनी या गुड़ रहता है। सो बेसिक थिंग इज़ कि अभी जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स आर गेटिंग टुवर्ड्स कॉफ़ी, बट दे डोंट लाइक द फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी। वो पीयर प्रेशर में पी रहे हैं। आप कोई भी सिंधु भवन पे जाके कोई भी कैफ़ेज़ में लोगों को पूछ लीजिए, लाइक तू जो पी रहा है वो कैसा लग रहा है? दे वुड से भाई बहुत कड़वा है। उनको कॉफ़ी के फ्लेवर्स उतने आइडिया नहीं है। दे आर जस्ट ड्रिंकिंग की इंस्टाग्रामेबल चीज़ है, ट्रेंडिंग चीज़ है। बट एट द सेम टाइम अगर आप कॉफ़ी को ही अमेरिकानो जैसे है, कॉफ़ी को ही आप इनोवेट करो एज़ पर द गुजराती टेस्ट बड्स, कि उसमें आपने स्वीट सिरप डाली हुई है या आपने स्वीटनेस डाली हुई है। यू विल गेट द सेम कैफ़ीन, यू विल गेट द सेम एनर्जी बूस्ट, बट एट द सेम टाइम आपके पैलेट को भी पसंद आ रहा है वो। सो फॉर मी दैट इज़ फूड इनोवेशन, कि आप लोकल रीजन के हिसाब से कैसे ऑथेंटिक फ्लेवर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैसे लोग पसंद कर सकते हैं। हाँ, सो परम जी, जैसे हमने अभी स्ट्रीट फूड्स की बात की, तो स्ट्रीट फूड्स और फाइन डाइन में डिफरेंस क्या रहता है? सो आई वुड से स्ट्रीट फूड इज़ बेसिकली लोकल इंग्रीडिएंट्स, कि आपको जो रोज़ मिल रहा है, रोज़ अगर मेरा एचएल के बाहर स्टॉल है समझ लीजिए, मेरे को रोज़ मार्केट में जो सब्ज़ी मिल रही है, जो क्वालिटी मिल रही है, मैं वो उठा के ले आऊँगा, मेरा जो मेन्यू है वो बनाऊँगा एंड वी सर्व इट। वहाँ पर कोई पोर्शन साइज़ फिक्स नहीं रहता है कि हाँ ठीक है, मुझे आज बड़े बाउल मिले, मैं बड़े बाउल में सर्व करूँगा, छोटे बाउल मिले, छोटे बाउल में सर्व करूँ। पोर्शन साइज़ फिक्स नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर हाइजीन अभी बढ़ गया है। हाइजीन इज़ वेरी बेटर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट फूड नाउअडेज़, बट जो एक कंसिस्टेंट फ्लेवर है, बहुत कम स्ट्रीट फूड वेंडर्स है जो कंसिस्टेंट फ्लेवर रख पाता है सालों तक। अदरवाइज़ हर वीकेंड पे आप जाओ फ्लेवर चेंज हो जाता है। व्हाई? बेसिक यही होता है कि उनके या तो मसाले के वेंडर्स चेंज हो गए, या तो उनके सॉसेस उन्होंने कहीं से और सस्ते मिल रहे थे तो वो ले लिए। तो क्वालिटी तो अभी स्ट्रीट फूड क्वालिटी वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़, कि हाँ ठीक है, स्ट्रीट फूड है, क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देंगे, बट फ्लेवर जो आपका जो मिलना चाहिए, वो आपको हर बार कंसिस्टेंट मिलना इज़ वेरी टफ। व्हेयरएज़ फाइन डाइनिंग, अभी लोग बहुत मज़ाक उड़ाते हैं फाइन डाइनिंग का, ये छोटा-सा पोर्शन है, इतने में तो क्या ही पेट भरेगा, ₹600 प्राइस है इसकी। बट आई वुड से कि फाइन डाइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत अलग-अलग वेज़ में लिया जा सकता है। उसमें आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, बट प्राइसिंग विल गो आउट दैट वे इटसेल्फ, कि वहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, या स्पेशली प्रोक्योर्ड, कि ये कंपनी सिर्फ़ मेरे लिए ही सॉस बनाती है, जो मैं फ्लेवर बोलता हूँ उनको। तो वैसे सॉसेस रहते हैं उनके साथ। प्लस फाइन डाइनिंग और मिशलिन स्टार अगर आप रेस्टोरेंट पकड़ लीजिए कोई भी, तो
बेसिक एक कॉन्सेप्ट उनका ये रहता है कि दे डू नॉट डू एनी वेस्टेज। फूड वेस्टेज वहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। फूड वेस्टेज के नाम पे वहाँ पर होता है अगर गेस्ट ने कुछ आधा खाना छोड़ दिया है वो। वहाँ पर वो लोग अगर इफ यू आर यूजिंग कॉलीफ्लावर तो कॉलीफ्लावर के स्टेम से लेके लीव्स से लेके मेन फ्रूट सब कुछ यूज़ करेंगे। सो देयर इज़ नथिंग जो वेस्टेज में जाए या खराब हो जाए या कुछ हो जाए। सो दैट इज़ द बेसिक चेंज प्लस जो हमारा फाइन डाइनिंग है, फाइन डाइनिंग मेक्स इट विजुअली अपीलिंग। आपने मास्टर शेफ़ में सुना होगा शेफ़ संजीव कपूर कहते हैं कि इंसान खाना पहले आँखों से खाता है, फिर नाक से खाता है और फिर मुँह से खाता है। यू फर्स्ट सी द फूड, देन यू स्मेल द फूड एंड देन यू ईट द फूड। अगर मुझे देख के ही भेलपूरी पसंद नहीं आई कि यार इसमें तो काला धनिया डाला हुआ है, मसाले काले हो रखे हैं, तो आई विल नॉट ईट इट। बट अगर सेम भेलपूरी मुझे एक बड़ी प्लेट में इतने पोर्शन में प्रॉपर सजा के दी गई है, भले मुझे पता है कि यार ये फीकी होगी, इसमें बिल्कुल स टेस्ट नहीं है, बट आई विल डेफिनिटली ईट इट कि भाई ये ट्राई करने जैसी चीज़ है। सो फाइन डाइनिंग इज़ बेसिकली रीडिफाइनिंग द फूड कि जो लोकल फूड है, उसको हम लोग कैसे एक हाइजीनिक वे में, एक सस्टेनेबल वे में प्रेज़ेंट कर सकते हैं लोगों को एंड प्लस विजुअली और स्मेल वाइज़ अच्छा होना चाहिए। सो परम जी, मैं आपको पूछूँ तो आपके लिए एक परफेक्ट डिश क्या होती है? सो अगर आप किसी भी होटेलियर को या जो सुबह-शाम बस किचन में ही रहते हैं, उनको पूछोगे, तो दे वुड से कि यार कुछ भी खा लेंगे या जो बोलोगे वो बना देंगे। दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक फेवरेट कि दिस इज़ माय स्पेशलिटी। हाँ, क्यूज़ीन स्पेशलिटी रहता है दैट आई एम गुड इन एशियन, आई एम गुड इन इटालियन, आई एम गुड इन कॉन्टिनेंटल। बट एक स्पेसिफिक डिश अगर आप पूछोगे, शेफ्स आर लाइक शेफ पकड़ लो या कोई भी होटेलियर पकड़ लो, दे आर लाइक रोबोट्स कि उनको पता है कि हाँ, ये 100 चीज़ें ऐसे बनती है, आप माँगो, आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। बट फॉर मी इफ यू आस्क बेस्ट food item that I love making will be in Italian food. That will be pastas and अभी मैं जब से मैंने स्नैक्सशाला ओपन किया तब से आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बेवरेज पार्ट। मुझे कॉफ़ीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ और ज़्यादा इनोवेटिव हो रहा हूँ उसमें। सो आई वुड से कि फूड खाने के लिए आप देखो कुछ भी खा लेंगे, बट बनाने के लिए इटालियन फूड इज़ माय प्रेफरेबल फूड कि इटालियन क्यूज़िन इज़ लाइक मज़ा आता है वो बनाने में। सो सर, आपकी थ्रू आउट जर्नी में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा था? सो जब से होटल लाइन में या होटल मैनेजमेंट मैंने जॉइन किया, चैलेंजेस हैव बीन देयर, बट सबसे बड़ा अगर मैं चैलेंज कहूँगा तो दैट विल बी वर्किंग इन दी ओबेरॉय मुंबई। जब मैं दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट आउट ऑफ अहमदाबाद टू वर्क और टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड वहाँ फर्स्टली मुंबई का वे ऑफ लिविंग या जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हम कह सकते हैं दैट इज़ वेरी हाई एंड उसमें होटेलियर्स की सैलरी इज़ व्हाट यू थिंक कि मैंने बहुत लोगों से बात की है जो होटेलियर्स या होटल मैनेजमेंट से वाकिफ़ नहीं है। वो यही कहते हैं कि यार तुम्हारी तो होगी 40-50 हज़ार सैलरी, ताज में काम करते हो, ओबेरॉय में काम करते हो। उसका टोटली ऑपोज़िट रहता है। तो मेन वही है कि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था, प्लस अगर ऑपरेशन वाइज़ मैं आपको बताऊँ कि इन होटल्स या ऐसे कौन-सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, आई वुड से कि हमारे ओबरॉयज़ में एक बार एक गेस्ट थे एंड वहाँ पर सऊदी से बहुत गेस्ट आते थे बिकॉज़ उनको वहाँ पर मुंबई में दे गेट अ सब्सिडी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। सो वी गेट अ लॉट ऑफ गेस्ट विद द सेम सरनेम। इस सऊदी में देयर आर 5-6 सरनेम्स जैसे अहमदाबाद में है पटेल, शाह, मेहता, दे विल गो अलोंग लाइक दैट। सो मैंने किसी को तब मैं फ्रंट ऑफिस में था और मैंने किसी को अलहम्दी कुछ तो आई एम सॉरी कि अगर मैं रॉन्ग सरनेम बोल रहा हूँ बट अलहम्दी ऐसा कुछ सरनेम था। सेम अमाउंट ऑफ किड्स, सेम अमाउंट ऑफ फैमिली और मैंने उनको रूम्स अलॉट कर दिए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय ब्रेक, आई सॉ मेरे ड्यूटी मैनेजर डेस्क पे एक पूरा फैमिली बैठा हुआ है, सेम सऊदी फैमिली बैठा हुआ है, मेरे 2 सीनियर वहाँ पर खड़े हैं। मैं उनके पास गया, सो उन्होंने मुझे बैक ऑफिस भेजा एंड मेरे पास आए कि किसको चेक इन दिया है। मैंने कहा अलहम्दी फैमिली अभी आई थी, तो बाहर वही लोग खड़े। बोला नहीं सर ये नहीं है, वो तो गए रूम पे कब से। नहीं वो रूम इनके थे। सो देयर वर 2 फैमिलीज़, सेम नेम, सबका सेम नेम। देयर वर 6 ऑक्यूपेंट्स, 6 के 6 12 लोगों के सेम नेम थे वहाँ पर एंड दे वर लाइक यू हैव टू अपग्रेड अस एंड
एंड ओवरऑल इसका अगर मैं आपको बोलूँ तो जनरली रेंट इज़ एट अराउंड 30-35,000 रुपीज़। सो दे वर देयर फॉर 6 नाइट्स। आराम से लाख डेढ़ लाख की बात थी वो। एंड माय मैनेजर केम इन कि दो अभी इनको अपग्रेड, निकालो पैसा। सो आई वाज़ वेरी स्कैर्ड फर्स्ट, उनको फिर भी हमने अपग्रेड दिया, सब कुछ किया। बट दैट डे आई वाज़ रिल्ड लाइक एनीथिंग। मेरे ईआईएच लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट थे तब। उन्होंने दूसरे दिन सुबह मेरी अच्छी खासी क्लास ली एंड मेरे मैनेजर्स थे उन सब ने तो ली। सो दैट डे आई अंडरस्टूड कि जल्दी में जितना काम करोगे, इट लुक्स फास्ट बट इट बिकम्स मेसी। बट शांति से करने से इट इज़ फास्ट बट यू विल बी वेरी मच सॉर्टेड कि भाई नहीं होगी ये गलती। इफ आई हैव चेक्ड द पासपोर्ट्स ट्वाइस, सेकंड नेम तो चेंज होता ही है, तो उससे मुझे पता चल सकता था। अदरवाइज़ स्नैक्सशाला में भी काफ़ी चैलेंजेस आए। कभी वाटर लाइन ब्रेक हो जाती है या कभी पानी की टंकी फट जाती है या कभी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देती है। तो देयर हैव बीन चैलेंजेस बट इट्स हाउ वी लुक एट इट। इट वाज़ अ लर्निंग इटसेल्फ कि ओवरऑल मेरे साथ ये हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पर भी किसी कस्टमर का नाम पूछता हूँ, मैं 100 बार याद करता हूँ। हाँ भाई, आज ये कस्टमर आए थे, इनके नाम मुझे याद है। सो इट्स दैट कि आप कैसे चैलेंजेस को फेस करते हो, कैसे उनको एक लर्निंग की तरह इनटेक लेते हो उनका, दैट इज़ द मेन। सो परम जी, शेफ़ की लाइफ़ तो एकदम ईज़ी होती है, बस खाना ही तो बनाना होता है। बट रियलिटी में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सो आई वुड नॉट से कि आई एम अ शेफ, बिकॉज़ बीइंग अ शेफ इज़ शेफ कोई ऐसा रोल नहीं है कि तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम शेफ हो। शेफ इज़ अ डेज़िग्नेशन दैट यू अर्न। बीइंग अ शेफ डज़ नॉट इंक्लूड कि आप बस खाना बनाओगे और गेस्ट को प्रेज़ेंट करोगे। बीइंग अ शेफ इंक्लूड्स उसका फूड कॉस्ट आप निकालोगे, आप वेंडर मैनेजमेंट करोगे, आप क्लीनलीनेस मेंटेन हो रही है नहीं, वो आप एक चेक रखोगे उसके ऊपर। आपका स्टाफ आपके बातों से लीड हो रहा है कि नहीं, यू आर लाइक अ लीडर टू देम, कि आप आपके ऊपर वो जनरल मैनेजर की बात भी नहीं सुनेंगे। अगर इफ यू आर द शेफ एंड आपने आपकी टीम को बोल दिया कि आज यही होगा, फिर जीएम भी आके उनको बोलेगा कि नहीं ये चेंज होगा, फिर भी दे विल टेक देयर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर एग्जीक्यूटिव शेफ इटसेल्फ। सो बीइंग अ शेफ इज़ आई वुड से, जितने शेफ्स को मैंने देखा है, दे हैव बीन वेरी काम एंड कंपोज्ड। हम लोग जो टीवी शोज़ में ऐसे देखते हैं, गॉर्डन रामसे को देखते हैं। There are chefs who are rude, there are chefs who are very aggressive, but being a chef is basically being calm, being composed, and knowing what you are doing, knowing how to take out work from you. If you are under me and if I am the chef, then I should know कि आप कैसे, आपको मैं क्या बोलूँगा तो आप ये काम कर दोगे मेरे लिए। सो एक जो होना चाहिए वर्ड प्ले होना चाहिए, एक रिलेशन मेंटेन करना चाहिए अपनी टीम के साथ। दैट ऑल इंक्लूड्स इन अ शेफ्स लाइफ। एंड मैं खुद को तो शेफ़ नहीं कहूँगा कि आई एम स्टिल अ लर्नर। एंड एक शेफ़ एक डेज़िग्नेशन इज़ लाइक फॉर ऑल द पीपल हू हैव बीन इन द होटल्स और हू हैव बीन इन द कमर्शियल किचन्स। दे नो कि एक शेफ़ की डेज़िग्नेशन इज़ टोटली डिफरेंट। अगर एक कुक जो होता है, जो शेफ़ नहीं होते, दे आर कुक्स, दे आर अप्रेंटिस और दे आर कुक्स और दे आर शेफ़ द क्यूज़िन्स एंड एवरीथिंग। सो अगर कोई कुक भी अगर गलती करता है डिश में, कि हाँ भाई ये डिश में नमक कम है या ये एलिमेंट टोमेटोज़ डाले ही नहीं है या उसमें बाल आ गया या कुछ हो गया, सो वो कुक गाली खाने नहीं जाएगा कस्टमर की। शेफ़ इज़ द वन हू गोज़ देयर। शेफ़ को पता भी नहीं है किसने बनाया है, उसकी टीम ने बनाया है, ये दैट इज़ इम्पोर्टेंट। शेफ़ विल गो, शेफ़ विल हियर ऑल द बैड थिंग्स कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, जबकि शेफ़ ने तो छुई भी नहीं है वो प्लेट। So being a chef is like a lot of responsibility that you get and मेन जो challenges आप पूछ रहे कि challenges क्या आते हैं? challenges I would say कि कई बार ऐसा होता है कि वेंडर्स नहीं आए। इफ यू आर वर्किंग इन अ होटल, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 500 लोग आने वाले हैं एंड आपके ब्रेकफास्ट पे एग्स टू ऑर्डर रहता ही है, कोई भी होटल में आप जाए। अभी एक वेंडर उस दिन आया ही नहीं। नाउ देयर आर 500 गेस्ट, जिसमें से 400 गेस्ट को सुबह अंडे ही चाहिए खाने में। So how you manage it is important. How you maintain relations with the guest, what you do after that, आपको अंडे तो देने ही है। कस्टमर ये नहीं मानेगा कि भाई एक नाइट फ्री दे दी तो मैं अंडे नहीं खाऊँगा। कस्टमर तो बोलेगा मुझे अंडे खाने हैं, खाने हैं। सो आप वो अंडे फिर कहाँ से लाते हो? या फिर आप उसका क्या अल्टरनेटिव सजेस्ट करते हो या क्या ऐसा करते हो कि गेस्ट का प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रहे, गेस्ट का नीड भी खत्म हो जाए? सो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए व्हिच इज़ देयर। एंड चैलेंजेस में एवरीडे कोई ना कोई नया चैलेंज रहता है।
जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कभी गैस लाइन बंद हो जाएगी या वाटर लाइन बंद हो जाएगी। ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है कि हाँ, फूड क्वालिटी या आपकी एसओपीज़ दैट इज़ इन योर हैंड। बट जो नेचुरल चैलेंजेस रहते हैं कि भई सर्किट उड़ गई, खत्म हो गई बात, मशीन नहीं चलेगी आज। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आप ऑपरेशन स्टॉप भी नहीं कर सकते हो। आपको उसकी जगह उसका कुछ अल्टरनेटिव निकाल के करना ही है। सो चैलेंजेस आर देयर, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड होना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग अ शेफ, और एक काम और कंपोज़्ड रहे वो इम्पोर्टेंट है। सो परम जी, आपका फूड और बिज़नेस में इंस्पिरेशन कौन रहा है? सो आई वुड से कि फूड के लिए तो एज़ आई सेड कि मैं घर से फूड के बारे में फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि ओके, वी कैन डू इट समथिंग लाइक दिस। बिज़नेस को लेकर मैं कहूँगा कि स्पेसिफिकली कैफ़े बिज़नेस या कॉफ़ी बिज़नेस को लेके आई वुड से कि अहमदाबाद का कॉफ़ी मार्केट इज़ बूमिंग अ लॉट, एंड देयर हैव बीन न्यू कैफ़ेज़ कमिंग एवरी वीकेंड, कि आप अभी देखिए कॉफ़ी रेव शुरू हो गई है। जो भी मिलेनियल्स है, दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स ड्रग्स, बट दे आर गोइंग टुवर्ड्स कॉफ़ी रेव्स, कि वो दोपहर से दे आर एट द कैफ़ेज़ एंड दे डू डीजे सेट्स एंड दे डू हिप हॉप सेट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड अमिड्स्ट ऑल दिस लोगों को बस कैफ़ेज़ पता है कि ओके, काफ़ा इज़ अ गुड कैफ़े, और वी कैन से Mleko इज़ अ गुड कैफ़े, बट उनको उनके पीछे कौन विज़नरी है वो नहीं पता है। व्हेरेइन बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपोज़र इन होटल्स एंड बिकॉज़ ऑफ IIHM, I got to know a lot of these people, the owners. Major for the Gujarat market, for the Ahmedabad market, I would say there have been 9 to 10 people who I have been following very closely. Some of them being Mr. Anand Thakkar of Kafa Cafe. Then we have Mr. Sagar Soni, Udit Panchal. Then there is I would say there are a lot other, but I follow them very closely, how they manage their businesses, how they bring in innovation. They are not competitors, they are friends, but they collaborate a lot. They work together a lot. They do coffee workshops together. They do coffee championships, Aeropress championships, and everything like that. So I would say ki, that is what a true competitive market is like, wherein you do not cut each other's throats, but एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके नए ट्रेंड्स फॉलो करना, नई चीज़ें सीखना, लोगों को नई चीज़ें सिखाना, दैट इज़ ऑफ utmost importance. So I would say कि Ahmedabad as a market has is in very good restaurateurs' hands, and they know what they are doing. They are doing it very well, and young entrepreneurs like me, young cafe owners like me, they look up to them, and they look up to their social media, and they look up to their cafes, what innovation they are bringing in. So yes, there are, ऐसा नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी शेफ्स को देखता हूँ, या बट दीज आर रियल पीपल जो मैं एवरीडे लाइफ में उनके कैफेज देख रहा हूँ, एवरीडे लाइफ में उनको रास्ते में देख रहा हूँ। I know how they are working. I know what all they are getting from the market. I know what all trends they are starting. So I would say ki, whatever they are doing their best job to inspire a lot of youth who wants to get into the coffee market, who wants to get into the cafe scene. So yes, there have been some local entrepreneurs and local cafe owners that are very much of help to us. सो परम सर, आप अहमदाबाद के फूड को कैसे फ्यूचर में इमेजिन करते हो? सो मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे क्लासमेट्स या मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर्स जो रहे, दे टेल मी कि यार तू अहमदाबाद में पैदा हुआ, अहमदाबाद में मरेगा, तू बाहर हॉस्पिटैलिटी मेजरली इट इज़ आउटसाइड ऑफ गुजरात। तो दे आर सेइंग कि यार तू बाहर क्यों नहीं जा रहा है, बाहर क्यों नहीं ट्राई कर रहा है? My take is that, as I already said, Ahmedabad is a very growing market, and I don't want to make quick money, but slowly and steadily मार्केट के साथ ग्रो करके, मार्केट के साथ ट्रेंड्स फॉलो करके, एंड एक मार्केट खुद क्रिएट करके, एक इकोनॉमी खुद क्रिएट करके, इट विल बी वेरी मच फन एंड लॉन्ग लास्टिंग। एंड आई वुड से कि अहमदाबाद में अभी न्यूज़ में आया था दैट वी आर गेटिंग फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स, वी आर गेटिंग बिड फॉर द ओलंपिक्स। सो when that will happen, Ahmedabad will boom a lot. कि they'll get international clients, they'll get more of tourism over here, and infrastructure will develop as well. So भले भले वो पॉइंट अभी आज से 6 या 10 साल बाद आने वाला है, बट बाय दैट टाइम मैं खुद का ऐसा नाम बनाना चाहता हूँ, खुद की ऐसी एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ कि जब
कोई कस्टमर बाहर से आता है, दे विल नो ओके दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग, दिस इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड इन अहमदाबाद, वी कैन डेफिनिटली हैव अ विजिट हियर। सो एक मार्केट के साथ ग्रो करना और एक ग्रोन मार्केट में खुद एंटर करना, उन दोनों चीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है कि एक ग्रोन मार्केट में अगर आप मुंबई चले जाइए या गुड़गाँव चले जाइए, पुणे चले जाइए, दीज़ आर ग्रोन मार्केट्स। यहाँ पर जो कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स जो ओपन्ड है, they have been there since years. Every owner has 2, 3 cafes, every owner has 2, 3 big restaurants. But Ahmedabad market is ever growing. जैसे मैंने आपको कहा कि एवरी वीकेंड आपको एक नवरंगपुरा में या विजय चारा सब एक नया बंगलो कैफ़े मिलेगा या एक आपको छोटा-सा नया पुडिंग स्टॉल मिल जाएगा कहीं न कहीं। सो एक अहमदाबाद इज़ लाइक आपको इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी एज़ पर द टायर 1 सिटीज़ एंड इट्स अ फुली मार्केट आई वुड से। लोगों को अभी भी यही लगता है कि इफ यू गो आउटसाइड ऑफ गुजरात और आउटसाइड ऑफ अहमदाबाद, दिल से हाँ, तुम लोग तो थेपला खाते हो, खाकरा खाते हो, चीज़ मेयोनीज़ डालते हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अहमदाबाद में अभी अगर मैं आपको फैक्ट बताऊँ एक, तो लास्ट 2 इयर्स में जो कैफ़ेज़ ओपन हुए हैं, देयर हैव बीन नियरली अबाउट 40% इंक्रीज़ इन दैट एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्पेशलिटी कॉफ़ीज़ आई वुड से एंड वो लोग कॉफ़ीज़ पे इतना फ़ोकस कर रहे हैं कि जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स आर पुश टुवर्ड्स इट। कि जैसे हमने बात की पीयर प्रेशर की, वो अभी उनको टी या बोबा टी या मिल्कशेक्स के ऊपर से फ़ोकस हट के दे आर सोल्ली ऑन स्पेशलिटी कॉफ़ीज़। सो आई वुड से कि अहमदाबाद इज़ अ वेरी ग्रोइंग मार्केट। अगर कोई इन्वेस्ट करना भी चाहता है, तो अहमदाबाद इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट राइट नाउ एंड यहाँ का फूड मार्केट बहुत ही बड़ा बूम लेगा अभी थोड़े ही टाइम में। जैसे आप इंदौर फूड मार्केट ले लीजिए या दिल्ली का सरोजनी मार्केट ले लीजिए या वहाँ के फूड मार्केट्स ले लीजिए। अहमदाबाद विल शॉर्टली बी अ हब फॉर फूड एज़ वेल। सो परम जी, आपने दोनों लाइफ देखी हुई है, एक होटल शेफ और एक कैफ़े ओनर, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो आई वुड से कि एक होटल शेफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट इटसेल्फ, कि उनको बस उनकी फूड कॉस्टिंग देखनी है, फूड क्वालिटी देखनी है, मेन्यूज़ चेंज करते रहना है। Whereas when you are a cafe owner, you are your dishwasher, you are your hygiene expert, you are your chef itself, you are your customer service agent, you are your marketing team itself. So you have to be an all-rounder while opening a cafe. कि ऐसा नहीं कि हाँ मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ तो मैं एक कैफ़े ओपन कर लूँ। अच्छा खाना स्ट्रीट स्टाइल भी मिल जाता है आपको, बट कस्टमर के साथ एक कनेक्ट, एक कस्टमर रिटेनिंग जो आर्ट होता है, जो कि मैं कस्टमर से ऐसे बात करूँ या कस्टमर को ऐसी सर्विस दूँ जिससे वो वापस आएगा कि यार यहाँ पर भले मैं 300 रुपए खर्च कर रहा हूँ, बट मुझे मज़ा आ रहा है। कि वहाँ जाके एक वाइब क्रिएट होती है, वहाँ जाके एक मेमोरी क्रिएट होती है मेरे लिए। व्हेयरएज़ एट द सेम टाइम आई वोंट से कि होटल शेफ़ की लाइफ़ ईज़ी होती है, होटल शेफ़ लाइफ़ इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। एवरीडे आप आराम से आप मैं पकड़ लो कोई भी 5 स्टार होटल में 5 टू 700 लोगों का खाना बनता है। आपको आपके अंडर जो 25-30 लोग का स्टाफ रहता है, उनको हैंडल करना रहता है। आपके रोज़ के जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है, उस पे नज़र रखनी होती है। आपका फूड वेस्टेज ना हो, उस पे नज़र रखनी होती है। सो बोथ आर चैलेंजिंग इन देयर ओन वेज़, बट आई वुड से कि अगर किसी को बस ऐसा है कि मैं अपना कैफ़े ओपन करता हूँ, बट मुझे खाना अच्छा बनाना आता है, बट आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं कस्टमर से बात नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकता। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको और 2 लोग रखने पड़ेंगे जो आपके कस्टमर्स एंगेजमेंट बढ़ाए। आपको मार्केटिंग के लिए अलग रखने पड़ेंगे। जबकि अगर आप खुद एक एक्सट्रोवर्ट है, खुद आप मार्केटिंग भी जानते हैं, खुद आप कुछ ना कुछ छोटा-मोटा स्टार्टिंग के लिए आप 1-2 साल के लिए जब तक बिज़नेस आपका पीक नहीं पकड़ता तब तक जॉब कर सके। तो अगर आपको वन मैन आर्मी ओपन करना है तो फिर आपको इन चीज़ों में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सो परम जी, आपने भी मिशेलिन रेस्टोरेंट्स और मिशेलिन स्टार्स की बात की, तो वो होता क्या है बेसिकली? सो बेसिकली आपने सुना होगा मिशेलिन टायर कंपनी है। एक व्हाइट उसका मैस्कॉट है। सो मिशेलिन इज़ बेसिकली अ टायर कंपनी और मिशेलिन ने यूएस में बैक इन द डे, मुझे ईयर याद नहीं है स्पेसिफिक, दे स्टार्टेड, उन्होंने एक रोड ट्रिप प्लान निकाला था अपने टायर्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे टीवीएस के टायर्स होते हैं, वो सब अपना कुछ ना कुछ मार्केटिंग प्लान निकालते हैं। मिशेलिन ने प्रमोट किया एक प्रॉपर रोड ट्रिप कि उनके एक सेट ऑफ टायर्स पे आप इतनी जगह घूम सकते हो एंड फॉर दैट रोड ट्रिप उन्होंने उनके ब्रोशर में पूरा मैप दिया हुआ था कि यहाँ से आप 200 किलोमीटर यहाँ जाओगे तो यहाँ दिस इज़ अ गुड रेस्टोरेंट, दिस इज़ मिशेलिन गारंटीड कि यहाँ पर आपको मज़ा आएगा खाना खाने में। वहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाओगे दैट्स अ न्यू कैफ़े। सो दैट वे मिशेल लोग जाने भी लगे और मिशेलिन
पर्सनली जो उनके कंपनी के हेड्स थे, वो पर्सनली वो रेस्टोरेंट्स को चूज़ करते थे कि ओके, यहाँ पर हम हमारे कस्टमर को बेच सकते हैं कि वो 200 किलोमीटर ड्राइव करके हमारे टायर्स पे जाएगा। भले उसका ड्राइविंग अच्छा रहेगा, बट उसका एक्सपीरियंस भी वहाँ पर अच्छा होना चाहिए। सो स्लोली एंड स्टेडीली मिशेलिन गाइड का इतना इम्पैक्ट बढ़ गया है रेस्टोरेंट्स पे कि लोग आने लगे उनके पास। जैसे यहाँ पर अभी एमआरएफ टायर्स का है कि एमआरएफ टायर इज़ लाइक अ मोनोपोली। सेम वे इन दैट एरा मिशेलिन का एक मोनोपोली था वहाँ पर। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट रेस्टोरेंट स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी, रेस्टोरेंट स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर फुटफॉल। एंड देन मिशेलिन स्टार्टेड कि let's start a Michelin guide. Let's start a specific restaurant oriented, hotel oriented thing. And उन्होंने अभी मिशलिन में 2 चीज़ है। देयर इज़ अ मिशलिन गाइड एंड देयर इज़ अ मिशलिन स्टार। एंड दे चूज़ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स कि आपका हाइजीन कैसा है, आपका फूड क्वालिटी कैसा रहता है हर बार। एंड दे सेंड देयर एजेंट्स, दे सेंड देयर मिशलिन गाइड्स हू आर डिसगाइज्ड कि आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपके रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं, वो खाना खा के चला भी जाएगा, वो आपको रेट भी कर देगा। आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ही आपको पता चलेगा, और एल्स यू विल नेवर नो कि आपका एक ऑडिशन हो चुका है यहाँ पर। सो मिशलिन इज़ लाइक अ बेंचमार्क इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। एंड एज़ फार एज़ आई नो इंडिया में अभी तक कोई भी मिशलिन गाइड या मिशलिन रेस्टोरेंट नहीं है, because the criteria is very, very, very tough, very difficult to achieve. Recently अभी दुबई में एक इंडियन रेस्टोरेंट है ट्रेस इंडिया स्टूडियो करके, that got its third Michelin star third time in a row. So it's that good. So यही एक इम्पैक्ट रहेगा कि आगे भी कोई नए एंटरप्रेन्योर्स आए या यूथ जो भी देख रहा है, that someday India has to have at least 5 Michelin star restaurants, or at least a booklet wherein there are only restaurants with Michelin guide embarkment. So that is the main thing for Michelin. सो परम जी, अपकमिंग 5 इयर्स के अंदर आप स्नेकशाला को कहाँ विज़नरी करते हैं? So when I opened Snackशाला, मैंने इतना ज़्यादा थॉट नहीं दिया था उसके पीछे। ओके, अभी एक स्टार्टिंग फेज़ के लिए, एक लर्निंग फेज़ के लिए Snackशाला इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी wherein I can get to know new things, get to know the market, make my network. But in the next few years I would see कि स्नैक्सशाला के ही ब्रांड नेम के अंडर आई ओपन different cuisine restaurants, or let's say cafes or specialty cafes itself, wherein there are cafes who only serve pancakes and specialty coffee. There are cafes who only serve ramen. So that's my idea to get into specialties. But for that, it will take a little time, almost about 2-3 years. And many people have been asking, what have you thought about the franchise system and all? I have not thought about anything. I don't want to give out my company name and ruin the reputation or ruin the brand image by any chance. I would say कि जब तक मैं अकेला कर पा रहा हूँ सारी चीज़ें, बीट मार्केटिंग, बीट क्लीनिंग, बीट मेकिंग द फूड, बीट कस्टमर एंगेजमेंट, तब तक आई विल डू। द डे आई फील कि ओके, एक बंदे से अकेला नहीं हो पाएगा, आई विल स्टार्ट हायरिंग पीपल, और आई विल get in touch with different agencies and everything. But next 5 years is going to be a little tough, a little challenging, because as I said, अहमदाबाद बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है। एंड आप भी अभी किसी अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो एक एक कैफ़े में वापस नहीं जाओगे। एज अ कंज्यूमर यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। So if a customer is coming in, then I have to make sure that that customer comes back again. I have to create that moment, I have to create that environment कि कस्टमर को पसंद है कि यार भले वहाँ पर नया थीम है, बट लेट्स गो टू द ओल्ड स्नैक्सशाला इटसेल्फ। So next 5 years, I want to make customer loyalty. I want to grow this brand. I want to get into more prominent networks of Ahmedabad, and post that after 5 years, we'll think about expanding to another branch or something like that. अगर कोई यंगस्टर ये पॉडकास्ट देख रहा है, जिनको इंटरेस्ट है हॉस्पिटैलिटी या शेफ़ बनने में, तो उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा? सो आई वुड से कि अगर कोई 10th पास है अभी या 12th पास है, जिनको ग्रेजुएशन करनी है या डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं, टू बिकम अ शेफ फर्स्टली यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, कि आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी लेजी, एंड आपका एक पैशन फॉर फूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल हम सभी यूट्यूब शॉर्ट्स पे या रील्स में या कोई भी मूवीज़ में देख रहे हैं कि शेफ बीइंग अ शेफ इज़ लाइक गॉर्डन रामसे, कि हाँ भाई, तुमने 4 लोगों पे चिल्ला दिया, 4 लोगों को इंसल्ट कर दिया। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो इंसान के नेचर के ऊपर है। बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, यू हैव टू गेट टू नो द साइंस बिहाइंड फूड,
कि अगर मैं वाटर में ऑयल डालूँगा तो इट विल बर्स्ट। सो एक साइंस होता है उसके पीछे, देयर इज़ अ केमिस्ट्री बिहाइंड फूड कि सॉल्ट के साथ शुगर डाला तो व्हाट विल हैपन। सो ये सब आपको इंस्टीट्यूट्स, ये सब आपको होटल मैनेजमेंट स्कूल्स सिखाएँगे, बट यू शुड हैव इंटरेस्ट इन देम। ऐसा नहीं कि हाँ भाई, जाते ही मैंने सॉस प्लेट कर दिया, बीच में आलू रख दिए, ऊपर से धनिया छिड़क दिया, खाना बन गया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फील वन विद द फूड, यू हैव टू फील पैशनेट कि यार आज मुझे उठ के सुबह मैं 100 लोगों का खाना बनाने वाला हूँ। सो एक पैशन, डिसिप्लिन और ग्रूमिंग इज़ ऑफ utmost इम्पोर्टेंस इन हॉस्पिटैलिटी। कि अभी इंडियन हॉस्पिटैलिटी थोड़ा चेंज हो रहा है कि दैट दे अलाउ बियर्ड्स एंड दे अलाउ मुस्टैच। बट व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग देयर वाज़ नो सच रूल। पोस्ट कोविड दिस रूल्स हैव स्टार्टेड दैट you can have beards and mustache as per the cultural thing, but you should be properly groomed. Your hair should be set all the time. If you are having a beard or a mustache, it should be properly set, because जब कस्टमर कोई फूड देखता है या कस्टमर सीज़ योर सर्विस या सीज़ योर लॉबी ऑफ द होटल, दे विल फर्स्ट सी यू, यू आर द फेस ऑफ द होटल और यू आर द वन रिप्रेजेंटिंग द होटल। तुम्हारे लिए वो कंपनी कुछ नहीं होगी, तुम्हारे लिए वो करोड़ों की कंपनी है जो तुम्हें हज़ारों में पे कर रही है। बट फॉर द कस्टमर वो करोड़ों की कंपनी में आया है हज़ारों देके, हज़ारों का एक्सपीरियंस लेने। सो उनको एक दिखना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन ताज, उनको लगना चाहिए हाँ यार ये ताज का पैसा है ये। They don't see me as a person, they don't see me as Param, they see me as an employee of Taj, they see me as a person representing Taj. So I would say कि ग्रूमिंग, डिसिप्लिन एंड पैशन, ये 3 चीज़ होगी आप में। इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, थिंग्स विल मेक यू एक्सट्रोवर्ट। अगर आप अपनी पसंद की चीज़ें करोगे, तो यू विल ऑटोमैटिकली बिकम एन एक्सट्रोवर्ट इटसेल्फ। सो ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड पीयर प्रेशर में आके या किसी और चीज़ के प्रेशर में आके ये हॉस्पिटैलिटी चूज़ ना करें, वही बेहतर रहेगा। बिकॉज़ होटल्स में जनरली आवर शिफ्ट्स टाइमिंग्स आर 12 टू 14 आवर्स, सो देयर इज़ ज़ीरो पर्सनल लाइफ। वी गो मॉर्निंग 8, वी कम बाय इवनिंग 10, पूरा दिन काम करके थके हुए घर आके सो जाएँगे, दूसरे दिन सुबह सेम साइकिल। सो एक वो जो कहते हैं किक होनी चाहिए काम करने की, अगर आपको वो मिल रही है, देन ओनली टेक होटल मैनेजमेंट, देन ओनली गॉट गेट इनटू बीइंग अ शेफ और इनटू हॉस्पिटैलिटी लाइन। अदरवाइज़ देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस एज़ वेल। बट अगर सबको यही लगता है कि हाँ भाई फ़ोटोज़ अच्छे खींच दिए, प्लेटिंग अच्छी हो गई, घर पे खाना धनिया अच्छा डाल देता हूँ मैं खाने के ऊपर, देन यू कैन नॉट बिकम अ शेफ। You have to know the science and everything behind the food कि why are you making this? पास्ता बने पर पास्ता का हिस्ट्री क्या है? कि इफ यू आर ईटिंग अफोगातो, जो भी अहमदाबाद में बहुत ही ट्रेंडिंग है, इफ यू आर ड्रिंकिंग अ माचा, यू शुड नो कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कि माचा आया तो आया कहाँ से? लोगों ने ऐसा क्या सोचा कि इस प्लांट को पाउडर बना के ग्रीन करके पानी पिएंगे। सो एक इंटरेस्ट उसमें डेवलप होना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं होता इंटरेस्ट कि हाँ भाई खाना-पीना ही तो है, पैसे दिए, खाया-पिया, खत्म हो गई बात। बट कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, दीज़ आर द परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर हॉस्पिटैलिटी और टू गेट इंटू होटल मैनेजमेंट। सो वरुण जी, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? सो पोस्ट होटल्स अभी जब से मैंने स्नैक्सशाला ओपन किया है तब से आई वेक अप एट अराउंड 9-10 o'clock, because morning में there are less people coming in to have sandwiches and burgers and coffees. So I wake up at 9-10 o'clock, and then post that I uh, buy some vegetables or something like that for the day-to-day routine at Snackshala. And I open the cafe by 12:30. Once opened, I check on all the vegetables and all the procurement that I've got, clean them, make them ready for the service. Then I do the cleaning of the whole cafe itself by myself. And by 1 o'clock, I'm ready with serving guests. Customers start coming in. I vibe on songs and make talks with them and everything. And have my lunch by 3-4 and get into the content or whatever marketing that I'm doing. I start that by 4 or 5 o'clock, take it till 6-7. Post that, another wave of customers start coming in for the evening dinners or for evening coffees. And day ends by 10:30. Post cleaning it around 11:30, 12. And I go home. I meet a few of my friends. We discuss about new innovations in food or new experiments that we can make. There is also a group of people who are currently working in cafes at Sindhu Bhavan or in hotels at in five-star hotels or everything.
and we all every second day we meet at Snackshala in the evening whenever there is a less rush, and we try new foods, we try new coffee flavors, or we experiment new flavors. We make new sandwiches and burgers and everything. And if we like it, we keep it on an offer, or we keep it on a special food for the next day itself. And so it's like more of a brainstorming thing, as I already said. Whole day I'm just behind food and coffees and everything, and day ends by 1 o'clock in the night. सो थैंक यू सो मच परम जी, आप आए पॉडकास्ट में और बहुत सारा जानने को मिला मुझे भी होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में। Thank you so much for inviting me to the Digital Sandeep show, and it has been a pleasure. And thank you so much कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों तक अपनी बात रख पाया, लोगों तक स्नैक्सशाला को पहुंचा पाया. The thought behind स्नैक्सशाला, and we'll definitely work in future again. And all of you and your team are invited to स्नैक्सशाला anytime when you want.